किसी भी जनादेश की कहानी सिर्फ आंकड़ों की जुबानी नहीं होती। वो जमीन में, वहां के लोगों की उम्मीदों में और उनकी रोजमर्रा की चुनौतियों की मिट्टी में गूंथ कर बनती है। आज हम अरुणाचल प्रदेश के एक निर्वाचन क्षेत्र पोंगचाऊ वाक्का की गहराई में उतरेंगे। देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी पार्टी की जीत या हार का पोस्टमार्टम करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक जनादेश असल में बनता कैसे है, और इससे भी ज्यादा जरूरी ये कि उस जनादेश को एक सार्थक शासन में कैसे बदला जा सकता है। लेकिन इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सवाल पर रुकना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, चुनाव का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ हर 5 साल में होने वाला एक राजनीतिक त्योहार है, या फिर इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? यही सवाल हमारे पूरे विश्लेषण की बुनियाद रखेगा। असल में चुनाव शासन व्यवस्था का एक स्ट्रेस टेस्ट होता है। जी हाँ, एक स्ट्रेस टेस्ट। ये इस बात की सबसे बड़ी और सबसे खरी परीक्षा है कि जो सिस्टम बनाया गया है वो जमीनी स्तर पर काम कर भी रहा है या नहीं। क्या सरकार की योजनाएं सही लोगों तक सही तरीके से पहुंच रही हैं? क्या आम इंसान की आवाज सुनी जा रही है? हर एक वोट जो पड़ता है वो इसी स्ट्रेस टेस्ट का नतीजा होता है। तो चलिए, इस स्ट्रेस टेस्ट को समझने के लिए हमें शुरुआत जमीन से ही करनी होगी। किसी भी राजनीतिक समीकरण को कागज पर समझने से पहले उस जगह की मिट्टी को, वहां के लोगों को समझना पड़ता है, क्योंकि राजनीति कभी हवा में नहीं होती, वो हमेशा जमीन पर ही जीती और हारी जाती है। ये पोंगचाऊ वाक्का है, अरुणाचल प्रदेश का एक खूबसूरत लेकिन चुनौतियों से भरा इलाका। यहाँ की राजनीति को आप यहाँ के समुदायों, खासतौर पर तांगसा और वंचो समुदायों के जीवन से अलग करके देख ही नहीं सकते। उनकी अपनी सदियों पुरानी परंपराएं हैं, उनकी अपनी उम्मीदें हैं और उनकी अपनी खास चुनौतियां भी हैं। इन पहाड़ों में जिंदगी आसान नहीं होती, और इसीलिए यहाँ की राजनीति का हर एक फैसला उनके जीवन पर, उनकी रोजी रोटी पर और उनकी अगली पीढ़ी के भविष्य पर सीधा और गहरा असर डालता है। वोट पर बात करने से भी पहले लोगों की शिकायतों को सुनना और समझना सबसे जरूरी है। ये डेटा देखिए, ये दिखाता है कि सड़कें, नौकरियां और भ्रष्टाचार यहां के सबसे गंभीर मुद्दे हैं। पर यह सिर्फ टेबल में लिखे शब्द नहीं है, ये लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष की असली कहानी है। जरा सोचिए, उस दूर दराज पहाड़ी गांव में एक अच्छी सड़क का मतलब सिर्फ सफर में आसानी नहीं है, उसका मतलब है बाजार तक पहुंच, अस्पताल तक पहुंच, दुनिया से जुड़ाव। एक नौकरी का मतलब सिर्फ आमदनी नहीं है, वो युवाओं के लिए सम्मान और भविष्य की सुरक्षा का वादा है। और जब ये बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं होती, तो वही असंतोष, वही गुस्सा एक वोट में तब्दील हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि ये जमीनी हकीकत, लोगों का ये दर्द और ये उम्मीदें चुनावी आंकड़ों में कैसे झलकती हैं। क्योंकि डेटा हमें एक ऐसी कहानी बताता है जिसे अक्सर बड़े बड़े राजनीतिक भाषणों में या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर तोड़ मरोड़ दिया जाता है। साल 2014, यहां 92.5% मतदान हुआ। एक बार फिर से सुनिए, 92.5%। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये एक असाधारण संख्या है। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग चुप नहीं हैं, वो उदासीन नहीं हैं। ये दिखाता है कि वो अपने भविष्य को लेकर कितने जागरूक और कितने गंभीर हैं। जब इतने सारे लोग अपने घरों से निकलकर वोट देने जाते हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि वो व्यवस्था से कुछ उम्मीद करते हैं, वो एक बदलाव चाहते हैं। और 2014 में मतदाताओं ने एक बहुत ही साफ और स्पष्ट फैसला सुनाया। भाजपा को मिले 54.8% वोट, जबकि कांग्रेस को 24.8%। ये अंतर बहुत बड़ा था। ये किसी करीबी मुकाबले का नहीं, बल्कि एक निर्णायक बदलाव का संकेत दे रहा था। और ये फैसला उन शिकायतों से जुड़ा था जिन्हें हमने पिछली स्लाइड में देखा था। बेहतर सड़कों की मांग, नौकरियों की मांग, एक बेहतर व्यवस्था की मांग। ये निर्णायक बदलाव 2024 में और भी ज्यादा पुख्ता हो गया। इस बार जीत का अंतर 4,662 वोटों का था। इससे एक बात साफ हो जाती है कि 2014 में जो ट्रेंड शुरू हुआ था वो सिर्फ एक चुनावी लहर नहीं थी, बल्कि वो इस इलाके की एक नई राजनीतिक हकीकत की शुरुआत थी। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। लोकतंत्र में हर नागरिक की आवाज मायने रखती है, और जब 92% से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं, तो ये उनकी गहरी जिम्मेदारी को दिखाता है। इसी के साथ ये सुनिश्चित करना भी एक संवैधानिक मूल्य है कि जो भी सार्वजनिक चर्चा हो वो तथ्यों पर आधारित हो और जिम्मेदार हो, न कि सिर्फ भावनाओं पर। देखिए, किसी भी चुनाव को अकेले में नहीं देखा जा सकता, वो एक लंबी कहानी की एक कड़ी होता है।
आज के नतीजों को अगर समझना है तो हमें थोड़ा अतीत में झांकना होगा। तो आइए अब 3 दशकों के चुनावी इतिहास पर नजर डालते हैं, ताकि हम लंबे समय के रुझानों और उन महत्वपूर्ण मोड़ों को समझ सकें जिन्होंने आज की तस्वीर बनाई है। ये टाइमलाइन ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। देखिए, 1995 से लेकर 2004 तक मुकाबला हमेशा कड़ा था। सत्ता कभी एक हाथ में होती थी तो कभी दूसरे। लेकिन 2014 में एक निर्णायक मोड़ आया। वो सिर्फ एक और जीत नहीं थी, बल्कि वो राजनीतिक हवा के रुख में एक बहुत बड़ा बदलाव था। और उसी बदलाव को भाजपा ने 2024 में और ज्यादा मजबूत कर लिया। और इस पूरे पैटर्न का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक यह है कि यहां की राजनीति पार्टी की वफादारी पर नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के व्यक्तिगत वोट बैंक पर टिकी है। जो मौजूदा इनकम्बेंट हैं, होनचुन नगांदम, उन्होंने अलग अलग पार्टियों के बैनर तले जीत हासिल की है, कभी निर्दलीय, कभी कांग्रेस और फिर भाजपा। ये क्या दिखाता है? ये साफ दिखाता है कि लोगों का भरोसा पार्टी के झंडे या चुनाव चिन्ह से ज्यादा उम्मीदवार के काम और उसके व्यक्तिगत संबंध पर है। इसे ही पर्सनल वोट बैंक कहते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां नेता ही पार्टी बन जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की एक बड़ी चुनौती का सामना आखिर किया कैसे जाए। जब आप एक ऐसे मजबूत नेता के सामने हो जिसका अपना व्यक्तिगत वोट बैंक हो, तो सिर्फ भाषण देने से या वादे करने से काम नहीं चलता। आपको चाहिए एक मजबूत, सोची समझी रणनीति। तो आइए अब एक ऐसी रणनीति के ढांचे पर बात करते हैं जो एक सफल जन केंद्रित अभियान बनाने के लिए जरूरी है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। जैसे एक मजबूत इमारत 4 स्तंभों पर टिकी होती है, वैसे ही एक सफल अभियान इन 4 स्तंभों पर टिका होता है। पहला चुनावी, दूसरा संगठनात्मक, तीसरा नैरेटिव यानी आपकी कहानी, और चौथा संसाधन। याद रखिए, इनमें से अगर एक भी स्तंभ कमजोर पड़ गया तो पूरी की पूरी रणनीति ढह जाती है। एक सफल अभियान इन चारों के सही संतुलन से ही बनता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चुनाव बड़ी बड़ी रैलियों में नहीं, बल्कि बूथ पर जीते जाते हैं। संगठन की ताकत का मतलब है हर एक बूथ पर आपकी एक मजबूत और समर्पित टीम। इसका मतलब है बूथ स्तर की समितियों को फिर से बनाना, एक वॉर रूम स्थापित करना जहां से हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके और हर एक कार्यकर्ता, हर एक स्वयंसेवक की जवाबदेही तय करना। ये जो जमीनी काम है, यही जीत की असली नींव है। संगठन के बाद आता है नैरेटिव, यानी कि आपकी कहानी। आपको सिर्फ मौजूदा व्यवस्था की आलोचना नहीं करनी है, आपको एक सकारात्मक, एक उम्मीद भरी कहानी लोगों के सामने रखनी है। आप क्या बेहतर करेंगे, ये बताना ज्यादा जरूरी है। अधूरे वादों को तथ्यों के साथ उजागर करना और उधार लिया हुआ विश्वास बनाम कमाया हुआ विश्वास जैसी सीधी और सरल भाषा का इस्तेमाल करना, ताकि आपकी कहानी सिर्फ लोगों के कानों तक नहीं, बल्कि उनके दिल तक पहुंचे। देखिए, एक अच्छी रणनीति को हकीकत में बदलने के लिए एक समय सीमा और एक ठोस एक्शन प्लान की जरूरत होती है। सिर्फ कागज पर सोचना काफी नहीं है, उसे जमीन पर उतारना पड़ता है। तो आइए अब एक ठोस 90 डे के एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं कि ये सब किया कैसे जा सकता है। यहां हम समस्या और समाधान को बिल्कुल आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ बूथ स्तर पर संगठनात्मक कमजोरियां हैं, तो दूसरी तरफ उसका सीधा समाधान है, बूथ समितियों का पुनर्निर्माण करो। अगर ऐसा लगता है कि लोगों से जुड़ाव कम हो गया है, तो उसका सीधा समाधान है, लिसनिंग टूर्स शुरू करो। यानी लोगों के पास जाओ, उनके बीच बैठो और सिर्फ अपनी मत कहो, उनकी सुनो। इस 90 दिन की योजना को 4 अलग अलग चरणों में बांटा गया है। पहले 30 दिन सिर्फ और सिर्फ जमीनी संगठन बनाने में, अगले 30 दिन उम्मीदवार को घर घर जाकर लोगों से मिलवाने में, फिर अगले 20 दिन जोरदार प्रचार में, और आखिरी के 10 दिन एक एक वोटर को मतदान केंद्र तक लाने के लिए। ये एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है जिससे धीरे धीरे, कदम दर कदम अभियान में गति बनाई जाती है। और आज के इस डिजिटल युग में ये बात याद रखना बेहद बेहद जरूरी है। एक नागरिक का डेटा सिर्फ कुछ जानकारी का टुकड़ा नहीं है, ये उनकी गरिमा का, उनकी इज्जत का एक हिस्सा है। इसलिए कोई भी राजनीतिक संवाद, कोई भी मैसेज हमेशा उनकी सहमति से और उनकी निजता यानी प्राइवेसी का पूरा सम्मान करते हुए होना चाहिए। यह सिर्फ कानून का पालन करना नहीं है, ये लोगों का विश्वास जीतने का एक बुनियादी तरीका है। और अंत में हमें इस पूरी चर्चा को सिर्फ एक चुनाव जीतने से कहीं ऊपर ले जाना होगा, क्योंकि असली काम, असली परीक्षा तो चुनाव के बाद शुरू होती है। असली मकसद सिर्फ जीतना नहीं है, असली मकसद है एक प्रभावी और एक भरोसेमंद शासन देना। लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं है,
लक्ष्य है शासन करने का अधिकार अर्जित करना, उसे कमाना। जनादेश एक पवित्र विश्वास है जो लोग अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किसी नेता को सौंपते हैं। उस विश्वास को हर दिन अपने काम से बनाए रखना, यही सच्ची राजनीति है। तो हम इस विश्लेषण को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं। वो सवाल ये है कि एक नेता अपनी चुनावी जीत को शासन की एक विरासत में कैसे बदलता है। ये सवाल सिर्फ अभियान की रणनीति के बारे में नहीं है, ये सवाल है उस दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में जो एक नेता अपने लोगों पर छोड़कर जाता है। और यही वो काम है जो सार्थक राजनीति की नींव रखता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042601602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।